नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। वह इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस 30,000 करोड़ रुपए की कांग्रेसी खेल की बात करने जा रहे हैं वो दरअसल सब तक पहुंचना चाहिए, इसलिए साझा करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा ही कि 30,000 करोड़ रुपए का क्या खेल है। दरअसल ये खेल इसलिए खुल पाया क्योंकि निशिकांत दुबे ने भांडा फोड़ा और उसके बाद हीरा नंदानी का हलफनामा आता है। अब इन दोनों ही प्रकरण में कटघरे में तो महुआ मोइत्रा खड़ी होती है, फिर इसमें कांग्रेस की भूमिका कहां से आ जाती है। दरअसल यहीं से कहानी शुरू होती है। महुआ मोइत्रा को लेकर तमाम तरह की जो बातें आई उसमें टीएमसी तो नहीं आती है, वो दूर खड़े होकर देखती है कि क्या कुछ एथिक्स कमेटी करेगी, उसके बाद में हम लोग इस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन कांग्रेस किसी बात का इंतजार नहीं करती और तुरंत कूद पड़ती है। उसका कूदना और हीरा नंदानी का हलफनामा और फिर नविका कुमार को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया टाइम्स नाउ को, इन तीनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो ये 30,000 करोड़ रुपए का पूरा खेल निकलकर सामने आ जाता है। वो क्या है उसी को मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। देखिए, जब महुआ मोइत्रा को लेकर बाकायदे एथिक्स कमेटी बैठ गई विनोद सोनकर की अगुवाई में और इसकी जांच पड़ताल चल रही है, 26 अक्टूबर को अपना पक्ष रखना है। इस दरमियान आप देखिए कि अधीर रंजन चौधरी मोर्चा संभालते हैं और वो उतर आते हैं महुआ मोइत्रा के बचाव में और कहते हैं कि साहब ये देखिए, ये तो सवाल पूछना तो सबका अधिकार है और ये जो मौजूदा सरकार है वो एक उद्योगपति को बचाने के लिए क्या क्या कर रही है। और ये तो हमने पहली बार सुना है कि इस तरीके से आनन फानन में कमेटियां बना दी जाती हूं। शायद अधीर रंजन चौधरी को ध्यान नहीं होगा कि 2005 में इसी तरह से आनन फानन में कमेटी बनी थी पवन कुमार बंसल की अगुवाई में। उसमें विजय मल्होत्रा उसके सदस्य थे, राम गोपाल यादव उसके सदस्य थे, मोहम्मद सलीम उसके सदस्य थे और एक डीएमके के सांसद वह भी उस कमेटी के सदस्य थे। और ये कमेटी बनी क्यों थी? क्योंकि वो जो 11 सांसदों पर आरोप लगा था, और आरोप कैसे लगा था? कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में कैश फॉर क्वेरी यानी पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था और उसी आरोप के लिए पीके बंसल की अगुवाई में कमेटी बैठती है। वो कमेटी अनुशंसा करती है, गिल्टी पाती है और उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है। तब कांग्रेस का रुख अलग था, वो उनकी सरकार थी, उनको लगा नहीं साहब बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। तो अब ये रुख अलग क्यों दिखाई दे रहा है? यानी तब जब इस तरह की बात सामने आई तब कांग्रेस, या मैं कहूं कि कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए इस बात को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं था कि कैसे जो है वो कोई सदस्य इस तरह से पैसे लेकर सवाल पूछ सकता है। तो अभी भी मामला तो वही है, संभवतः कांग्रेस को यह ख्याल नहीं होगा, लेकिन हीरा नंदानी का जो हलफनामा है वो तो एक तरह से गवाही है उनकी कि हां हमने इस तरह का किया और जो कुछ निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो ठीक बात है। हम लॉगिन पासवर्ड हमारे पास था, वहां से सवाल पूछते थे और तमाम चीजें जिस तरह का आरोप लग रहा है महुआ मोइत्रा को लेकर, उसको वो बाकायदे उसके अपने हलफनामे में उन सब चीजों का एक तरह से उन्होंने कबूलनामा किया है। और फिर नविका कुमार के साथ जो टाइम्स नाउ को उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया उसमें उन्होंने हर उस चीज को सही बताया और महुआ मोइत्रा ने जो सवाल खड़े किए थे, मैं कांग्रेस पे आता हूं, महुआ मोइत्रा ने जो सवाल खड़े किए थे जब हलफनामा आया था दर्शन हीरा नंदानी का कि पहली बात तो ये लेटर हेड पे नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो मेरा ही। एक दूसरा ये हुआ कि पहले आप कह रहे थे कि जो आरोप है वो गलत है और 3 दिन बाद आपने ये हलफनामा डाल दिया। तो वो कहते हैं कि दरअसल मुझे लगा कि इस तरह की कंट्रोवर्सी में जाने से बेहतर है कि जो सही है उसे बता दिया जाए। तीसरी बात,
जब पूछी गई राहुल गांधी को लेकर कि क्या महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी को ये तमाम चीजें और अडानी वाले मसले में किस तरह से सब लोग मिलजुल के उठाया जाए, ये तमाम बातें, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेरे हलफनामे में है मैं उसके साथ खड़ा। हलफनामे में उन्होंने इन बातों को रेखांकित किया है कि किस तरीके से दरअसल महुआ मोइत्रा और फिर जो है राहुल गांधी, ये तमाम लोगों में इंटरेक्शन होता था। अब होता था तो ठीक है, लेकिन इससे 2-3 बातें खुली जिसमें वो 30,000 करोड़ रुपए की बात भी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो जिस तरह से टीएमसी को छोड़िए कांग्रेस कूदी, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये जो हीरानंदानी का हलफनामा है वो उस अभियान की पोल खोलता है जो अडानी को लेकर खड़ा किया गया, क्योंकि उस पत्र में ही वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो छवि है, ये उनके शब्द हैं, वो इम्पिचेबल है, मतलब आप उस पर किसी तरह से कोई संदेह, कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। उनकी जो अपनी विश्वसनीयता है और जो उनकी सरकार के कामकाज का उनका अपना तरीका है, उस पर आप कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकते। तो इसलिए जो है ये हुआ कि कैसे घेरा जाए, तो उस घेराबंदी में अडानी आते हैं। यानी अडानी को लेकर इसलिए माहौल बनाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना था। देखिए, जो हीरानंदानी का अपना हलफनामा है, उस हलफनामे का मुझे लगता है ये 9वां पॉइंट है, उससे ये बात निकल कर आती है। अब आप कहेंगे इसमें 30,000 करोड़ कहाँ गया? अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलता हूं। मैं आपको 2005 में लेके गया, उसी तरह से आप 2018 में चलिए। 2018 में जब राफेल का मसला आता है, तब राहुल गांधी को उनके सलाहकारों के द्वारा संभवतः ये बताया जाता है कि जिस तरह से बोफोर्स का मसला खड़ा हुआ था और कांग्रेस की सरकार चली गई थी 1991 में, उसी तरीके से इस मसले को माने 90 में जब 89 में जब बीपी सिंह ने इसे उठाया था और नारा लगा था कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, और इस नारे पर सवार बीपी सिंह और ये बोफोर्स, इन दो चीजों ने कांग्रेस के प्रचंड बहुमत की आई हुई सरकार जो 84 में आती है, उसे आप एक तरह से कहें 85 में, उसे बाहर कर देते हैं बीपी सिंह। और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होती है बोफोर्स की। उसी तरह से 2018 में राहुल गांधी को लगता है कि राफेल को एक मसला बनाया जा सकता है, और तब अनिल अंबानी निशाने पर होते हैं और 30,000 करोड़ रुपए का एक सिगूफा गढ़ा जाता है कि यह प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त को दे दिया, अनिल अंबानी को, यह उनके दोस्त अनिल अंबानी को दे दिया। अब आप देखिए 2019 के बाद से अब तक कोई अनिल अंबानी का नाम नहीं ले रहा। अनिल अंबानी कहां है, वो 30,000 करोड़ रुपए कहां गए, उसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। कोई इसकी भी बात नहीं कर रहा है कि किस तरह से जो एजेंसियां हैं, और खासतौर से अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, तो वो किस तरह से अनिल अंबानी को लेकर भी वो लोग स्विस बैंक तक चले गए थे। यानी 30,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त को दिलवा भी देते हैं, और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री की जो आप ये कहें कि संस्थाएं उसके पीछे पड़ जाती हैं। कुल जमा कहानी ये है कि 2018 में अनिल अंबानी इनको मिले और अनिल अंबानी के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हुई, वो बात बन नहीं पाई। तब 2022-23 में, चूंकि 24 का चुनाव है, तो अब क्या किया जाए, तमाम कोशिशें उन्होंने कर ली। इन्होंने किसान का मुद्दा उठाया, बात नहीं बनी, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बात नहीं बनी। तो अब किया क्या जाए, मतलब आप ये कहें कि जितने भी तरीके हो सकते हैं वो तरीके अपनाए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अपनी लोकप्रियता है और उनकी जो विश्वसनीयता है, उस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाए। तब ये हुआ कि अब अडानी का मामला चिपकाया जाए, और अब आप देखिए कि 20,000 करोड़ रुपए से बात शुरू हुई थी अडानी की, अब वो 30,000 करोड़ रुपए तक आ गई है।
तो अब ये देखिए, ये क्या महज इत्तेफाक है कि 2018 में अनिल अंबानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हुई थी और तब 30,000 करोड़ रुपए का मामला उठाया गया था कि वो राफेल को जो मिला है वो सब इसी को दे देगा। और दूसरा, अब अडानी का मसला गरमाया हुआ और फिर 30,000 करोड़ रुपए का ही आया। ये क्या महज इत्तेफाक है कि 2018 में भी 30,000 करोड़ रुपए होता है, 2023 में भी 30,000 करोड़ रुपए होता है, तब अंबानी यानी अनिल अंबानी निशाने पर होते हैं, अब अडानी निशाने पर हैं। और इन दोनों के ही जरिए 2018 हो या 2023 क्या नैरेटिव गढ़े जाने की कवायद चल रही है। एक तो ये सूट बूट की सरकार है, दूसरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी छवि है कि ये ड्राई ऑनेस्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये कहा जा रहा है कि देखिए, काजल की कोठरी में रहकर ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर भी दाग लगे, इनके ऊपर भी दाग लगे और वो दाग जबरदस्ती गिनाए जा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि दाग चिपकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तब देखिए, तब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। चूंकि राफेल का मसला रहता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां भी हला भला हो जाता है सब। अभी देखिए, यहां भी सुप्रीम कोर्ट में अडानी का एक मामला तो चल ही रहा, इन्हीं लोगों की कोशिश थी जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन उससे बड़ी चीज आप देखिए कि हीरानंदानी का हलफनामा पूरी कहानी बयान कर देता है कि किस तरीके से जो है वो अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश चल रही है, जिसमें वो अखबारों की भी चर्चा करते हैं, वो लोगों की भी चर्चा करते हैं। और आप देखिए, ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दर्शन हीरानंदानी का जो अपना हलफनामा है, उस हलफनामे वो कहते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी न्यूज़, इन तमाम का वो हवाला देते हैं। और इसी से ये जो पूरा खेल चल रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, उसका पर्दा फाश हो जाता है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।